નમસ્તે બાળ મિત્રો, નમસ્તે ધારાબેન. નમસ્તે બાળ મિત્રો, નમસ્તે જિજ્ઞાબેન. ધારાબેન, આજે તો આકાશવાણીના સ્ટુડિયોમાં રોનક લાગી ગઈ છે. અને બધાને દેશભક્તિનો રંગે ચડેલો લાગે છે. તો આવો બાળ મિત્રો, આવા સરસ મજાના ખિલખિલાટ કરતા રેઇનબો ઇન્ડિયા સ્કૂલના ફોરમતા ફૂલડા જેવા બાળ મિત્રોનો સ્વાતંત્ર્ય દિનને અનુલક્ષીને સંકલિત કાર્યક્રમ સાંભળીએ. મેરા ભારત અખંડ ભારત. નમસ્કાર, હું યોગેશ ભાટી સમગ્ર રેમ્બો પરિવાર વતી આકાશવાણી ટીમનો આભાર માનું છું કે તેમને અમારા વિદ્યાર્થીઓને તેમનું પ્રદર્શન રજૂ કરવાની તક આપી. જેમ તમે બધા જાણો છો કે આજે આપણે ભારતની આઝાદીની 79મી વર્ષગાંઠની ઉજવણી કરવા જઈ રહ્યા છીએ, તો આજે અમે તમને આપણા દેશ સાથે જોડાયેલી કેટલીક નવી અને જૂની બાબતો જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ. તો સૌથી પહેલા આવી રહી છે ઋષિકા સિંહ ભાટી. તે વાંસળી પર વંદે માતરમ ગીત પરફોર્મ કરશે. वाह, सुनकर मज़ा ही आ गया. यह गीत प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया था, जो 1882 में प्रकाशित हुआ तथा सन 1950 में इसे राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया था. स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसे स्वरबद्ध किया था. भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इस गीत ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी. હવે આવી રહી છે હર્ષી ગૌર, જે આપણા કચ્છની ભારતની સ્વતંત્રતામાં આપેલ યોગદાન વિશે જણાવશે. नमस्ते, आऊँ हर्षी जयेशकर रेम्बो इंडिया स्कूल में अभ्यास करनी आती. मरी के खबर जाए कि पंहिंजे भारत देश के स्वतंत्र बनायेला करी पंहिंजा स्वतंत्र सेना ने कटली मुश्किलों जो सामनो कयाई. खरो देशभक्त ऊ जाए जे पंहिंजे वतन ला करी पंहिंजे जीव जो बलिदान ॾिने में कॾहिं पाछो न पए. आटले जन वीर सपूते के संभाळीने पंहिंजो दिल लागणी अने सम्मानथी भराई वञे थो. महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लजपत राय, सरदार वल्लभभाई पटेल, शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जरा बया कईक महान वीर पंजे छले श्वास सुधी पंजे देश ला करी लड़ाई और पंजे देश के गुलामी थी आज़ाद कयाई. देशभक्ति में पाचो कच्छ पर कसर न छड़े. कच्छ में पायरा वीर योद्धावा जे पंजे वतन ला करी पंजे जीव जो बलिदान ॾिनावा. अहिड़ा छोकरा वीर हुआ राजा रामदेव जी, जे मुगल आक्रमण सामे लड़ी अने पंहिंजे कच्छ जी रक्षा कया हुआ. अने ॿिया वीर सपूत हुआ राव खेंगारजी पहला, जे पंहिंजे वतन ला करे पंहिंजे जीव जो बलिदान ॾिना हुआ. अहिड़ी रीते ज 1971 जे भारत पाकिस्तान युद्ध में पंहिंजे कच्छ जी महिलाओं पर मोकिले रहियूं हुयूं. जॾहिं पाकिस्तान वारा पंहिंजे भुज जे रनवे खे गजब नुक़सान पहुचाया हुआ, तॾहिं माधापर जी वीरांगनाऊं पंहिंजा घर तोड़ी अने पंहिंजे जीव जो जोखम में रातो रात रनवे तैयार कया हुआ. ई पण अणी जी देशभक्ति जी लागणी दर्शाए थो. देशभक्ति दर्शावला करी क्रांतिकारी बननो जरूरी न आहे. ॿिया पण अहिड़ा घणे कम आहिनि जे करे पाण पंहिंजे देश प्रति जी लागणी व्यक्त करे सघूं था, जहिड़े के स्वच्छ भारत अभियान, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अने वृक्षारोपण करी पाण पंहिंजे देश प्रति जी लागणी व्यक्त करे सघूं था अने बाक़ी મને देशवासी खे પણ પ્રોત્સાહન ॾेई सघूं था. તો હલો, अॼु पाण મને નક્કી કર્યું કે पंहिंजे देश खे આગળ વધારેલા કરી અને સમૃદ્ધ બનાવેલા કરી પાણ પાંજા બનતા પ્રયત્ન કરવો. ધન્યવાદ. જય હિન્દ. હવે આવી રહ્યા છે શિવાંશ સોલગામા
અને જે ભારત ભૂમિ ઉપર સંસ્કૃતમાં શ્લોક પ્રસ્તુત કરશે. Hello everyone, my name is Shivansul Gama. I study in Standard 3 of Rainbow India School. आज मैं आपको प्राचीन भारत के बारे में श्लोक के माध्यम से जानकारी देना चाहूँगा. गायन्ति देवाः किलगीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद हेतुभूते भवन्ति भूयः पुरुषास्तुत्वात्. अर्थात देवता गीत गाते हैं कि स्वर्ग और अपवर्ग की मार्गभूत भारत भूमि के भाग में जन्मे लोग देवताओं की अपेक्षा से भी अधिक धन्य है. अर्थात मोक्ष के मार्ग स्वरूप भारत भूमि को धन्य धन्य कहते हुए देवगण इसका शौर्य गान गाते हैं. यहाँ पर मानव जन पाना देवत्व पद प्राप्त करने से भी बढ़कर है. वीर कदम्बे तिकमन्य सुधी जनेश्य परमोपास्याम वेद पुराणे नित्य सुगीत राष्ट्रभक्तेर्या भव्याम. अर्थात भारत माता सुंदर दिखने के लिए योद्धाओं की एक माला पहनती है जो श्रेष्ठ विद्वानों द्वारा पूजी जाती है. वेद और पुराणों के माध्यम से प्रतिदिन गाई जाती है. देशभक्तों के साथ जो भव्य दिखती है. ऐसे माँ भारती को नमन. ખૂબ સરસ. હવે આવી રહ્યા છે નિવેદ ગઢવી, જે ગુજરાતી માધ્યમ ધોરણ 4માં અભ્યાસ કરે છે અને જે હિન્દીમાં દેશભક્તિ કવિતા પ્રસ્તુત કરશે. નમસ્કાર મિત્રો, મારું નામ નિવેદ ગઢવી છે. હું ચોથા ધોરણમાં ભણું છું. આજે હું દેશ પ્રેમની કવિતા ગાઈશ. દેશ હૈ મેરા સબસે પ્યારા, કહેતે હૈ સબ ઇસે નિરાલા, भिन्न भिन्न राज्यों का देश, मिलकर रहने का देता संदेश. अलग अलग है बोली सबकी, अलग अलग अंदाज है, मनाते हैं सब भिन्न त्योहार, जिसमें अपनेपन की मिठास है. जैसा सुंदर हमारा मन तो क्यों ना हो सुंदर देश का तन, रखेंगे साफ हम इसको इतना कि फूलों सा महकाए उतना, मेहनत कर आगे बढ़ेंगे बढ़ाएंगे अपने देश का नाम, तारों सा रोशन रहेगा करेंगे सब इसे सलाम. ભારત માતા કી જય. થેન્ક યુ. હવે આવી રહી છે હર્ષવી ગૌર, જે ગુજરાતી માધ્યમ ધોરણ 5માં અભ્યાસ કરે છે. મારું નામ હર્ષવી ધવલ ગોર છે. ધોરણ 5માં અભ્યાસ કરું છું. મારી પ્રસ્તુતિનું નામ ભારત માના બાળ છે. ભારત માના બાળ, અમે સૌ ભારત માના બાળ, દુશ્મનને પડકાર, અમે સૌ ભારત માના બાળ, હિન્દ હિન્દુ એક થઈને કરશું રાષ્ટ્રદ્વાર, ભારત હિન્દ રાષ્ટ્ર અમારો દ્રઢ એવો નિર્ધાર, ભારત માના બાળ, અમે સૌ ભારત માના બાળ, દુશ્મનને પડકાર, અમે સૌ ભારત માના બાળ. ભિન્ન ભિન્ન આ ચાર વિચાર પણ એક જ છે સંસ્કાર, અખંડ હિન્દ રાષ્ટ્ર અમારા જીવનનો આધાર, ભારત માના બાળ, અમે સૌ ભારત માના બાળ, દુશ્મનને પડકાર, અમે સૌ ભારત માના બાળ. ઘર ઘરમાં ફેલાવશું દેશભક્તિ અપાર, અખંડ હિન્દ સ્વપ્ન કરીશું જીવનમાં સાકાર, ભારત માના બાળ, અમે સૌ ભારત માના બાળ, દુશ્મનને પડકાર, અમે સૌ ભારત માના બાળ. હળી મળીને રમતા ગાતા થઈશું એકાકાર, અમરાંગણમાં હાલક થશે થઈશું સૌ તૈયાર, ભારત માના બાળ, અમે સૌ ભારત માના બાળ, દુશ્મનને પડકાર, અમે સૌ ભારત માના બાળ. ખૂબ સરસ હર્ષવી. હવે આવી રહી છે મૈત્રી પંચાની, જે દેશભક્તિથી જણાતી એક વાર્તા પ્રસ્તુત કરશે. મૈત્રી પંચાની. નમસ્તે,
मेरा नाम मैत्री पाचानी है। मैं छठी कक्षा में पढ़ती हूँ और आज मैं आपको स्वदेशी अपना विदेशी भगाओ इस नारे के बारे में बताना चाहूँगी। स्वदेशी अपना विदेशी भगाओ, यह नारा भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोकप्रिय हुआ था, जिसका अर्थ है अपने देश का सामान अपनाओ, विदेशी सामान का बहिष्कार करो। तो आइए इससे जुड़ी एक कहानी मैं आपको बताती हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में लोग ज़्यादातर विदेशी कपड़े और अन्य सामान इस्तेमाल करते थे। इससे गांव के बुनकरों और कारीगरों का काम ठप हो गया था। वे बेरोजगार हो गए थे और गांव की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो रही थी। गांव के एक युवा राम ने यह सब देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि जब तक हम विदेशी सामान का उपयोग करते रहेंगे तब तक हमारे देश के लोग गरीब ही रहेंगे। राम ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें स्वदेशी वस्तुओं के महत्व के बारे में बताया। उसने समझाया कि कैसे विदेशी वस्तुओं का उपयोग करके हम अपने ही देश के लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। राम ने गांव में ही एक छोटा सा कारखाना शुरू किया और स्वदेशी कपड़े बनाने शुरू किए। शुरुआत में लोगों को विदेशी वस्तुओं की आदत थी, इसलिए उन्होंने राम के कपड़ों को खरीदने में ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई। लेकिन राम ने हार नहीं मानी। उसने गांव-गांव जाकर स्वदेशी वस्तुओं के फ़ायदे बताए और लोगों को जागरूक किया। धीरे धीरे गांव के लोग राम के कपड़ों को पसंद करने लगे और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने लगे। गांव की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होने लगी और लोग खुश रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कैसे स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करके हम न केवल अपने देश को मजबूत बना सकते हैं बल्कि अपने लोगों को भी खुशहाल बना सकते हैं। यह नारा स्वदेशी अपना विदेशी भगाओ भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। महात्मा गांधी ने इस नारे को लोकप्रिय बनाया और लोगों से अपील की कि वे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें। देश को विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता से मुक्त करना और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करना, स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देना और देश में रोजगार के अवसर पैदा करना, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करके राष्ट्रीय गौरव और आत्मसम्मान की भावना को बढ़ावा देना। आज भी यह नारा प्रासंगिक है। हमें अपने देश के उत्पादनों का उपयोग करना चाहिए और विदेशी वस्तुओं पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहिए। इससे न केवल हमारा देश मजबूत होगा बल्कि हमारे लोगों का जीवन भी बेहतर होगा। जय हिंद। दोस्तों, इस कहानी से मुझे एक कविता की पंक्तियाँ याद आ रही हैं। अपनी शक्ति पहचाननी होगी, अपनी शक्ति पहचाननी होगी, आत्मनिर्भरता अपनानी होगी। बहुत चले दूसरों की बैसाखी पर, बहुत चले दूसरों की बैसाखी पर, खोई चेतना फिर से जगानी होगी। अब तो सही रणनीति अपनानी होगी, देश में जागरूकता फैलानी होगी। विदेशी माल का बहिष्कार करके स्वदेशी की राह अपनानी होगी, स्वदेशी की राह अपनानी होगी। स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ, इसी नारे के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। હવે આવી રહ્યા છે ક્રિશ રવાની, જે આધુનિક ભારત પર પોતાની રજૂઆત આપશે અને ભારતની ઉપલબ્ધિ જણાવશે. ક્રિશ રવાની. Good morning, everyone. My name is Krish Ravani from 6th class. On the occasion of 15 August, that is our 78th Independence Day, as you all know, we have reached to the moon and Mars. But today, I am going to tell you about the story of Mission Chandrayaan 3. Chandrayaan, an incredible series of lunar exploration by ISRO, the Indian Space Research Organization, has brought us closer to the mysteries of the moon. The first mission, Chandrayaan 1, launched in 2008, was a breakthrough as it discovered water on the moon, changing the way we perceived our celestial neighbor. However, the real surprise was yet to come. Chandrayaan 2, launched in 2019, was designed with an orbiter, a lander named Vikram, and a small rover called Pragyan. Unfortunately, during its landing attempt, Vikram lost contact and couldn't reach the moon's surface as planned due to a small error.
K. Sivan, the then chairman of ISRO, described this nerve-wracking process as the 15 minutes of terror for his team. The setback was not only disheartening for the ISRO scientists, but also poignant moment for the entire nation. Yes, ISRO didn't succumb to despair. Instead, they embraced their challenge, learned from their mistakes, and immediately embarked on their next venture, Chandrayaan 3. Then, on the remarkable day of July 14, 2023, the powerful LVM-3 heavy lift rocket lifted off flawlessly from Sriharikota Space Station in Andhra Pradesh, carrying the Chandrayaan 3 spacecraft with the Vikram lander and the Pragyan rover on the board. This spacecraft had a special mission, a 41-day journey to the moon as projected on the August 23, 2023 at 6:04 p.m. India Standard Time. The Vikram lander gently touched down to the moon surface perfectly. The landing was so gentle, so smooth that it felt like the moon itself was giving a warm hug to the spacecraft. This kind of landing is called a safe landing. The Chandrayaan 3 executed it flawlessly. Following this historic moment, India joined an elite club of space explorers, the United States, the Soviet Union, and China, who had successfully sent robotic crafts to land on the moon. But wait, there is more to the story. This landing was different from others. Why? That's because Chandrayaan 3 landed on the moon's south polar region, a spot that no one had touched before. After the landing, Chandrayaan 3 waited for the lunar dust to settle, and then Pragyan rover rolled out of the lander and started taking a walk on the moon. Then Pragyan studied the elements available on the south pole of the moon and confirmed the presence of sulfur, oxygen, calcium, aluminium, and more. The detection of sulfur holds particular significance as it's a relatively uncommon element on the moon. Its occurrence in the lunar south polar region suggests the potential existence of water ice, a critical factor for future lunar missions and potential human settlements. These findings underscore the importance of lunar exploration in advancing our knowledge of the universe as the quest for knowledge continues. The global community eagerly anticipates further revelations from the Indian Space Research Organization. Did you know the first discovery of water on the moon was made by ISRO's Chandrayaan 1? Mission Chandrayaan 3 discovered a temperature drop from around 50 degrees Celsius on the moon's surface to minus 10 degrees Celsius just below 80 millimeter below it. Did you know now we have reached the closest to the sun? That spacecraft's name was Aditya L1. We will know about it in our next session. तब तक के लिए जय हिंद जय भारत. વાવ. હવે આવી રહી છે માન્યા સારસ્વત, જે આ ભારત કેવી રીતે ભારત બન્યું એની કહાની જણાવશે. માન્યા સારસ્વત. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त मान्या सारस्वत, रेनबो इंडिया स्कूल में कक्षा 5 की छात्रा हूं. आज हम भारत के एकीकरण, जो एक अमर गाथा है, पर चर्चा करेंगे. यह केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक अमर गाथा है जो हमें एकता और अखंडता का महत्व सिखाती है. जब भी हम कहते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, तो हमें अनिवार्य रूप से सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देते हैं, जिन्होंने भारत को एकजुट कराने के कठिन कार्य का नेतृत्व किया था. यदि गांधी जी ने भारत को विदेशी शासन से मुक्त कराने के लिए अपना नेतृत्व दिया, तो सरदार पटेल ने इसके एकीकरण का नेतृत्व किया. एकीकरण का अर्थ है अलग अलग भागों को मिलाकर एक संपूर्ण बनाना. 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब देश के सामने बड़ी चुनौती थी रियासतों का भारतीय संघ में विलय. भारत लगभग 560 से अधिक छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था. इन रियासतों में कुछ स्वतंत्र होने का सपना देख रहे थे, तो कुछ पाकिस्तान में शामिल होने के इच्छुक थी. यह नवोदित राष्ट्र के लिए एक गंभीर संकट था. कल्पना कीजिए, यदि ये स्वतंत्र रियासतें रहती तो आज हमारा भारत कैसा होता. शायद यह छोटे छोटे टुकड़ों में बटा एक कश्मीर देश होता.
ऐसे समय में लौह पुरुष कहलाए जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल आगे आए। उन्होंने अपनी दूरदृष्टि, कूटनीति और दृढ़ इच्छा शक्ति से इस असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर जैसी रियासतों का विलय विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण था। हैदराबाद के निजाम ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद ऑपरेशन पोलो चलाया गया। जूनागढ़ में जनमत संग्रह के माध्यम से भारत में विलय हुआ। वहीं जम्मू कश्मीर के महाराज हरि सिंह ने पाकिस्तान के आक्रमण के बाद भारत में विलय का निर्णय लिया। यह सब सरदार पटेल के नेतृत्व में ही संभव हो पाया था। दोस्तों, भारत का एकीकरण केवल भूभाग का विलय नहीं था, बल्कि यह विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं को एक सूत्र में पिरोने का महान कार्य था। हमें उन विभाजनकारी ताकतों से सावधान रहना होगा जो हमें बांटने की कोशिश करते हैं। आइए मित्रों, हम सब सरदार पटेल के सपने के भारत को मजबूत बनाने का संकल्प लें। एक ऐसा भारत जहां हर नागरिक को गर्व हो कि वह भारतीय है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे, किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार। ખૂબ સરસ માન્ય. એનાથી તમે બધા જાણી ગયા હશો કે ભારતનું એકત્રીકરણ કેટલી મુશ્કેલથી થયું છે. તો આવો આપણે એની અખંડતાને મજબૂત બનાવીએ. હવે આગળની પ્રસ્તુતિ લઈને આવી રહી છે સિંહેશ્વરી ગઢવી, જે ભારતમાં સ્ત્રીનો યોગદાન વિશે જણાવશે. સિંહેશ્વરી ગઢવી. नमस्कार, मेरा नाम सिंहेश्वरी गढ़वी है और मैं रेनबो इंडिया स्कूल की 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ. आज की मेरी यह प्रस्तुति महिला सशक्तिकरण के बारे में है. आज मैं आपको एक ऐसी महिला के बारे में जानकारी दूंगी जो हाल ही में हुए बहुत बड़े मिशन को अंजाम दे चुकी है. हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, जो पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए मासूम लोगों को न्याय दिलाने के लिए किया गया था. यह आतंकी हमले में लोगों को उनका धर्म पूछकर आतंकियों द्वारा मारा गया था. इस मिशन की पूरी जानकारी हमें कर्नल सोफिया और विंग कमांडर योमिका सिंह द्वारा दी गई थी. आज हम वही कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में जानेंगे जो यह ऑपरेशन लीड कर रही थी. सोफिया कुरैशी का जन्म साल 1981 में गुजरात के वडोदरा शहर में हुआ था. उनके पिता का नाम ताज मोहम्मद कुरैशी और उनकी माता का नाम अमीना कुरैशी है. सोफिया को उनके दादा और पिता से प्रेरणा मिली, जो भारतीय सेना में सेवा दे चुके हैं. सोफिया ने वडोदरा के महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी से बीएससी और फिर एमएससी की पढ़ाई पूरी की. उन्होंने असिस्टेंट लेक्चरर के रूप में पढ़ाना शुरू किया और साथ ही पीएचडी कर रही थी. पर जब सोफिया को भारतीय सेना में एसएससी के माध्यम से चयनित होने का मौका मिला, तब उन्होंने अपना करियर छोड़ दिया और वर्ष 1999 में वह सेना की सिग्नल कोर में कमीशन्ड हुई. सोफिया को सेना में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाने का अवसर मिला. सोफिया कुरैशी भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारतीय सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व किया और आज की कई महिलाओं को प्रेरित किया. 2006 में वह संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक मिशन के तहत कांगो में 6 वर्ष सेवा देने का मौका मिला. फिर 2016 में वह फोर्स 18 नामक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारतीय सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी. उस अभ्यास में भारतीय टुकड़ी की कमांडर बनने वाली सोफिया एकमात्र महिला थी. इसके अलावा उन्होंने ऑपरेशन पराक्रम के दौरान पंजाब सीमा पर भी कार्य किया. वहीं पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ राहत अभियान के दौरान उनके संचार कार्य को सिग्नल ऑफिसर इन चीफ कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया. आशा है कि इस जानकारी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. धन्यवाद. હવે અંતમાં અમે એક સંસ્કૃત ગીત પ્રસ્તુત કરવા જઈ રહ્યા છીએ, જેની પ્રસ્તુતિ ધોરણ 6, 7, 8ના બાળકો કરશે, જેમાં મોક્ષ જોશી, પ્રિયાંશ સોની, મેઘાદિત્ય ગઢવી, ऋतिका चौधरी, फलक पुजारा, परी ठक्कर, फियोना पुजारा, प्राची गज्जर, मान्यता जोशी, मान ठक्कर, मान्यता परियार, प्रिंस सोटा, केशव भट्ट, अर्पिता गोसाई, वंशी ठक्कर, सानवी जोशी, नीरव वागड़िया, वंशिका पुरोहित,
પોતાનો યોગદાન આપશે. नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दभूमे सुखं वर्धितोऽहं महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वे शखायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरं त्वां नमामो वयं त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयं शुभामाशिषं देहि तद्बुद्धये अजय्या च विश्वास देहि शक्तिं सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत् सुखं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गं स्वयं स्वीकृतं न सुखं कारयेत् समुत्कर्षनिःशेषस्येकमुग्रं परं साधनं नाम वीरव्रतम् तदन्तःसुरत्वक्षयादेयनिष्ठा हृदन्तः प्रजाघर्तुतीव्रानिशम् विजेत्री जनं सहताकार्यशक्तिर्विदाया स धर्मस्य संरक्षणम् परं वैभवं नेतुमेतस्वराष्ट्रं समर्था भवत्वा शिशाते वृषम् नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दभूमे सुखं वर्धितोऽहं महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वे शकायो नमस्ते नमस्ते भारत माता की जय वंदे मातरम. अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, भाषाएं अनेक है पर देश एक है. आओ मिलकर रहें हम सब, क्योंकि हम ही से ये भारत देश है, क्योंकि हम ही से ये भारत देश है. तो आइए मिलकर हमारे भारत देश को और आगे बढ़ाएं और हमारी सभ्यता और संस्कृति को पूरे विश्व में नया मुकाम दें. तो फिर से भारत देश को विश्व गुरु का नाम दें. इसी के साथ हम हमारे कार्यक्रम को विराम देंगे. जय हिंद, जय भारत. मेरा भारत અખંડ ભારત. આ વિશે રેઇનબો ઇન્ડિયા સ્કૂલના બાળમિત્રોનો સંકલિત કાર્યક્રમ સાંભળવાની બાળમિત્રો મજા પડી ગઈ ને? તો તમે પણ સ્વાતંત્ર્ય દિનને અનુલક્ષીને આવી સરસ મજાની પ્રસ્તુતિ તૈયાર કરજો અને તમારી શાળામાં પણ રજૂ કરજો. તો બાળમિત્રો, આવી રહેલા સ્વાતંત્ર્ય પર્વની આપને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અને એ સાથે જ આજનો કાર્યક્રમ અહીં જ સંપન્ન કરીએ. ફરી મળીશું આ જ સમયે આપના માનીતા કાર્યક્રમ કિલ્લોલમાં. તો ત્યાં સુધી આવજો બાળમિત્રો, આવજો ધારાબેન. આવજો બાળમિત્રો, આવજો જિજ્ઞાબેન.